स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में, और जो मेरी उपस्थिति है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हमारी उपस्थिति लगातार आपके बीच में रहेगी, और जब तक से आप सफल नहीं हो जाते हैं, जब तक से आप पूरी तरह से अपनी स्वर्णिम सफलता सुरक्षित नहीं कर लेते हैं, तब तक से जीके पेपर फर्स्ट की जो तैयारी है वह लगातार चलती रहेगी। और उसी श्रृंखला में एक बार पुनः एक टेस्ट सीरीज के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ, और ये जो टेस्ट सीरीज है अपने आप में पूरी महत्वपूर्णता के साथ हैं, समीचीन है। जिस तरह से प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे उसी के कमोबेश इस तरह को इसका निर्माण किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं एक एनवायरनमेंट के साथ, जिसे आप उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने को आकलित करें, अपने स्ट्रांग और वीक पॉइंट को देखें और निरंतर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इन प्रश्नों के लेवल को आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में भी मिले। आइए शुरुआत करते हैं। जिस जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करते हैं। यहाँ पर नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर डालने के बाद यह टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और निरंतर आपको नए प्रश्न मिलेंगे। देखिए जैसे स्टार्ट हो गया, 20 मिनट का समय है, इसी में आपको 30 प्रश्नों को करना है। एक एनवायरनमेंट है जैसा कि आपको मैंने बताया था, और उसी से निरंतर आप प्रगति के रास्ते पर जाएंगे, अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे, और उस प्रेशर में आप काम करेंगे कि विद इन टाइम आपको जवाब देना है। देखिए पहला प्रश्न, जैसा कि यूनिट फर्स्ट जो रिलेटेड है आपके करंट अफेयर से, भारतीय मूल के साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, यह पर्सनालिटी से प्रश्न है। यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, अगर आपको ऑप्शन लगाना है उस हिसाब से आप लगाएंगे। यह आयरलैंड इसका सही जवाब होगा। दोस्तों साइमन हैरिस के बारे में आप जान लें कि यह आयरलैंड गणराज्य के नए और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है यह प्रश्न आपको मिले। इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग निरंतर करता रहा है। पिछले वर्ष के प्रश्नों का एनालिसिस आप करेंगे तो पाएंगे कि पर्सनालिटी से प्रश्न आते रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों से प्रश्न आते रहे हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जा रहा है? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक बीइंग एस्टैब्लिश्ड? दोस्तों एक कन्फ्यूजन इसको लेकर रहता है। लखनऊ को भी कुछ लोग इसके आंसर के रूप में देखते हैं, लेकिन वहाँ पर डीएनए बैंक की बात की गई है, यहाँ पर मानव डीएनए बैंक की बात की गई है, रिसेंटली एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, और यह बनारस के वाराणसी बीएचयू में इन नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक इज बीइंग सेट अप एट बनारस यूनिवर्सिटी बीएचयू। यह किया जा रहा है और यह रिसेंटली किया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो वाराणसी होगा। इस तरह के प्रश्नों को आप निश्चित तौर पर अपने जो भी आप स्टडी करते हैं देखते हुए चलिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किस भारतीय राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यातायात प्रबंधन की शुरुआत की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज स्टार्टेड ट्रैफिक मैनेजमेंट बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की चीज़ है, जैसा कि आप जानते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आप भी अपने हिसाब से उत्तर को देखते हुए चलिएगा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा सिक्किम। सिक्किम विल सून बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल intelligence drive and traffic management system. Now move to the question number 4, and this is related to what? This is related to sports. Sports is the part of your syllabus. दोस्तों जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, कहीं से कोई प्रश्नों को उठा करके दे देना बड़ी बात नहीं है। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जो भी आपको गाइड कर रहा है वह गाइड करने वाला आपके समीचीन हो, आपके बराबर हो, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वह किस तरह से आपको प्रश्नों को लेकर आ रहा है, वह मायने रखता है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या बहुत सारे चीज़ें जो केवल वेस्टेज ऑफ टाइम, जहाँ पर कि प्रश्नों का कोई लेना देना नहीं है, आपको मैं बहुत पढ़ाते जाऊँ, पूरा ल्यूसेंट, पूरा हिस्ट्री, पूरा, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जीके के मात्र 30 प्रश्नों का आंसर देना है। वहाँ पर आपकी पढ़ाई उस स्तर की होनी चाहिए कि जहाँ से आप मैक्सिमम गेन कर पाएँ। यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है 2024 में पेरिस में आयोजित होने वाली, यानी अगर एक प्रश्न पूछता है
कि ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो पेरिस में होगा। 2024 कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा। एक प्रश्न आपको मिल गया। इसमें भारत का जो ध्वजवाहक है वह कौन होगा, इस गेम में फ्लैग बियरर कौन होगा, तो आपको मैं बता दूं कि शरत कमल, जो वेटरन टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल, 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन एंड खेल रत्न अवार्डी, इनको इस बार का जो है इंडियन फ्लैग बियरर बनने का मौका मिला है। आप शरत कमल के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और यह करेंट इश्यूज से है। इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता लागू किया है, विधेयक पारित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड? अभी यूसीसी की बात की जा रही थी, आप जान रहे हैं। तो ऑन February 7, 2024 द Legislative Assembly of the State of Uttarakhand in India passed the Uniform Civil Code Bill, यानी कि उत्तराखंड के साथ आप जा सकते हैं। पुष्कर धामी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, यह ऑपरेशन से संबंधित है और एक्सरसाइज से प्रश्न आते रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यह कह रहा है कि साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच जनवरी फरवरी में आयोजित हुई? दोस्तों, यह हुआ था इजिप्ट के साथ। इसका ऑप्शन आप देखिए, 4 ऑप्शन है। इजिप्ट के साथ, इजिप्ट के अंसास में यह ऑपरेशन आयोजित किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अनुसंधान की कौन सी विधा मात्रात्मकता के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभव के विश्लेषण पर जोर देती है? दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। इसमें कह रहा है कि कौन सी विधा, तो इसमें गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव जो रिसर्च गेदर्स पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंसेज, यह जो है पार्टिसिपेंट एंड बिहेवियर, तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वह होगा गुणात्मक अनुसंधान। इसके साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें इसी प्रश्न में भी एक आपको आंसर मिलेगा। कह रहा है YWLN द्वारा 1963 में प्रतिपादित सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किस समय सबसे अधिक प्रभावित होती है? अगर यह पूछता है कि माइक्रो टीचिंग किसने प्रतिपादित की थी, तो यह किया था YWLN ने। इसको यह कब किया था? 1963 में। और कब सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? दोस्तों, ये चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं। इसमें बी इसका सही जवाब होगा, शिक्षण अभ्यास के दौरान। इस बी के साथ आप जा सकते हैं। ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस एड, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो है आपके हायर एजुकेशन सिस्टम संबंधित है। उच्च शिक्षा प्रणाली में योगदान देने वाला निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व मानी जाती है? जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये सारे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय रहे हैं भारत के प्राचीन समय के, लेकिन 700 BC पूर्व पूछ रहा है, यानी तक्षशिला की स्थापना हुई थी 7वीं ईसा पूर्व में। तो इसके साथ आप जा सकते हैं। तक्षशिला इज द राइट आंसर और इससे चाणक्य संबंधित थे, आप जानते होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न भी देखिए, भारतीय उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता स्तर की जांच करने वाली संस्था। अब यह पूछता है कि भारतीय उच्च शिक्षा में कौन सी जो होती है वह गुणवत्ता स्तर की जांच करती है, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद NAAC से आप वाकिफ होंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं, लेकिन NAAC एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। सी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, यह कंप्यूटर संबंधित है और इसमें क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को वायरलेस से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, 2 या 2 से अधिक वायरलेस, ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा LAN, एडहॉक वायरलेस नेटवर्क बना। यह जो होता है, इसमें LAN के माध्यम से हम 2 से अधिक कंप्यूटर को, लैपटॉप को या अन्य उपकरणों को वायरलेस राउटर के माध्यम से वाईफाई कनेक्शन के बजाय एक दूसरे के साथ सीधा संचार करने की अनुमति देते हैं। तो LAN के साथ आप जा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न था और यह प्रश्न भी देखें, ये एब्रीविएशन से सदैव प्रश्न आते रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ISDN के बारे में कह रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों, इसको चारों ऑप्शन को आप देखिए 12वें प्रश्न में, और यह कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। बी के साथ आप जा सकते हैं। इस तरह के एब्रीविएशन को भी निश्चित तौर पर आप याद करते हुए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह कह रहा है कि जो मैंने कल बताया था नेक्स्ट पिछले उसमें टेस्ट सीरीज में कि
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से प्रश्न रहता है। यहाँ पर 4 आपको दिया हुआ है, जिसमें आप देखिए यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें पहला सही है वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्विस सर्किट होता था, जबकि यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर दिया है, यह गलत है। यह चौथे पीढ़ी का था, तो इसके साथ सी के साथ आप जा सकते हैं, सी गलत है। यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर दिया है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वह फोर्थ पीढ़ी का है, तो आप सी के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी भी ईमेल आईडी के निर्माण में क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपको बता दें कि डॉट, न्यूमेरिक डिजिट्स, ब्लॉक लेटर्स और ब्लैंक स्पेस इसमें देख रहे हैं आप। यद्यपि आपको लगेगा कि कहीं कहीं ब्लॉक लेटर को भी सम्मिलित नहीं करने की बात की जाती है, सेंसिटिव होता है, लेकिन किन्हीं हालातों में ब्लॉक लेटर तो होता ही है, लेकिन जो डॉट होता है वह नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो आपका एम्प्टी स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस है, वह सही जवाब होगा, जो आपका फोर्थ ऑप्शन। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आप देखिए जो संबंधित है आपके की एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट में कह रहा है अम्ल वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। अगर यह पूछा एसिडेंट का मान किससे कम होता है, तो 5.6 से कम होता है। इनके द्वारा होने वाली पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या होता है। दोस्तों किससे ये अम्ल वर्षा होती है, तो 4 ऑप्शन में आप देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही जवाब है, डी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ संबंधित है आपके रिवोल्यूशन से, और इसमें दे रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही गलत है, क्योंकि ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से संबंधित है और सारे सही हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों के लेवल को आप देखिएगा, बहुत तेजी से आप इसको सॉल्व करिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। यहाँ पर देखिए रामसर साइट्स के बारे में बात की जा रही है। 2 फरवरी वेटलैंड डे बताया था मैंने आपसे। रामसर साइट जो कि ईरान से लिया गया है, और यहाँ पर कह रहा है कि वर्तमान में कितनी संख्या हो गई है। दोस्तों बिहार के 2 रामसर साइट्स को सम्मिलित करने के बाद इनकी संख्या 82 हो चुकी है, 82। आप जा सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं, और कह रहा है कि कौन सा धरातल जीवोम, जो बायोम कौन सा है जिसमें वानस्पतिक विकास एवं जीव समुदाय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उन्नत है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, यह जो है सबसे अनुकूल तुम दशाएँ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान बना रहता है। तो इसके साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, और यह अपनी जो जैव विविधता की संरक्षण के लिए एक बार यहाँ पर बहुत विरोध भी हुआ था, एक डैम के निर्माण को रोक दिया गया था, केवल इस एनवायरमेंटल समृद्धि की वजह से एक हॉटस्पॉट माना जाता है साइलेंट वैली। अभी कहाँ पे है दोस्तों? साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, इंडिया। केरला इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20, एंड दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम टू बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। यह किसकी रचना है दोस्तों? यह बहुत ही रिनाउंड फिजिक्स के जाने माने जो स्टीफन हॉकिंस हैं उनकी रचना है। आप इनके साथ जा सकते हैं, और यह पब्लिश हुई थी 1988 में। और अगला प्रश्न देखिए, यह आपका रिलेटेड है सोलर सिस्टम से यह भी, और इसमें कह रहा है कि महासागरों में ज्वार भाटे की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। तो दोस्तों महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के जो मुख्य कारण हैं सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, यानी कि बाय द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सन एंड द मून। सी के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्नों को देखें और प्रश्नों के लेवल को देखें, आपको निश्चित तौर पर लगेगा कि आपको जीके का वही पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है जो आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ तैयारी की धार को उस हिसाब से रखें, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जहाँ से आप मैक्सिमम गेन कर सकें, और अपने आप को आपका जो मेन जो सब्जेक्ट है जो 70 क्वेश्चन का है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सके और इसमें 25 प्लस कर सके और अपनी स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर सके। यहाँ प्रश्न देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। इसमें 3 तो मैच्ड है, एक मैच्ड नहीं है। तो मालाबार तट केरला सही है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु भी सही है, कोंकण तट गोवा भी सही है, लेकिन ये जनता जो श्रेणी है जो पहाड़ी है यह महाराष्ट्र में है न कि बिहार में है। जनता श्रेणी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि किस प्राचीन दार्शनिक को वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक के साथ भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि सिक्स सिस्टम है, सिक्स दर्शन है, कपिल, गौतम, आप चारवाक सबसे वाकिफ़ होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा कनाद। कनाद को जो है वैशेषिक दर्शन का पिता माना जाता है, वैशेषिक दर्शन का प्रवक्ता माना जाता है, और भारतीय नेचुरलिज्म की वजह से इनको परमाणुवाद का जनक भी माना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, नेशनल मूवमेंट से संबंधित है। कहा जा रहा है कि किनके ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी। मैंने बताया था आपसे कि मेरे प्रश्नों में ही आपको एक प्रश्न मिल जाते हैं, उसके उत्तर भी मिल जाते हैं। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। अगर यह पूछता है किसके संरक्षण में हुई थी, कौन उसको स्थापित किया था, ह्यूम किए थे, ऑक्टेवियन ह्यूम किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस वायसराय कार्यकाल में हुई थी। दोस्तों, लॉर्ड डफरिन इसका सही जवाब है, और इसके साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में मिले। इस तरह के प्रश्न आपको गूगल पर भी सर्च करने पर नहीं मिलते हैं। बड़ी मेहनत से इसको तैयार करना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है। आपसे मैंने बार बार आपसे कहा है कि किताबें वही होती हैं, NCERT वही होता है, सब कुछ वही होता है, लेकिन नए प्रश्न मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। तो आपको सोचिए कि प्रश्न कहाँ से मिलते हैं। ये प्रश्न को देखें, यहाँ पे नहीं कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को, लेकिन गिरफ्तार कब किया गया सारे नेताओं को, तो किया गया था 9 अगस्त 1942 को। लेकिन किस ऑपरेशन के अंतर्गत आप इनको गिरफ्तार किया गया था, यहाँ पर ये पूछ रहा है। दोस्तों, ऑपरेशन जीरो आवर यह लॉन्च किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसको याद रखिएगा। और एक प्रश्न और भी आता है अक्सर आपसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। गांधी जी ने डू और डाई कहा था। तो ऑपरेशन जीरो आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पार्टिकुलरली। एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26, एंड दिस रिलेटेड टू व्हाट, दिस रिलेटेड टू प्लानिंग। और यह PM सूर्योदय योजना की बात कह रहा है, जिसके तहत 1 करोड़ लोगों अगर पूछता है PM सूर्योदय योजना के तहत कितने करोड़ लोगों को सोलर पैनल स्थापित करने की बात की गई है, तो 1 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर बात आ गई है कि सब्सिडी कितनी जाएगी, और सब्सिडी में केंद्र का क्या कंट्रीब्यूशन है और स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि 40% सेंट्रल दे रहा है, 25% जो है आपका स्टेट दे रहा है, यानी कि 65%। और आप बी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इकोनॉमी से है। अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध किससे है। दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉरेंज कर्व और यह जो आपकी गिनी कोफिशिएंट है, यह रिलेटेड है किससे, इनकम इनइक्वालिटी से, यानी बी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह कह रहा है समानता के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया था। दोस्तों, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सारी उपाधियां जो भारत के राष्ट्रपति के देने के हिसाब से की जाती हैं, लेकिन राजाओं, महाराजाओं और बहुत सारी जो उपाधियों का अंत कर दिया गया था वह किया गया था आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यह जो है इसके द्वारा किया गया था। 18 के साथ आप जा सकते हैं। और हम आ गए हैं 29वें प्रश्न की तरफ, और 29वां प्रश्न एक बार पुनः महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। दोस्तों, अनुच्छेद 343 यहाँ सही जवाब है। आर्टिकल 343(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। दोस्तों, राजभाषा की बात की गई है, राष्ट्रभाषा की बात नहीं करी गई है। इसको अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और यह अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट श्रृंखला का, और यह कह रहा है इम्पीचमेंट की बात की जा रही है कि संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 61, यानी कि आप सी के साथ जा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर लिया है, समय बच गया है, और हम इसके बाद इसको सबमिट करने जा रहे हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप रिजल्ट देखिए, व्यू में रिजल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो हम देखते हैं हमें क्या मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 30 आउट ऑफ 30, 100% करेक्ट। और इसी तरह से आपको भी प्रश्न मिले, हम ऐसी आशा करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको लगता है कि आप अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, सो फार सो गुड। अगर किंचित किसी कारणवश आपको वह मौका नहीं मिल पा रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, इन सारे टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं, अपनी स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।